All right, so today we're going to start with influence lines. So just as the revision, just for revision, we are going to discuss influence lines for determinate structures first, and then we will discuss actual topic is influence lines for indeterminate structures. Okay, so that's the actual topic, but just for revision, we'll quickly discuss through an example. So let's again start with something simple to understand. अब ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके लिए अगर मैं आपसे कहूँ मुझे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनानी है, इन्फ्लुएंस लाइन प्लॉट करनी है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे इन्फ्लुएंस लाइन किस पैरामीटर के लिए चाहिए, किस क्वांटिटी के लिए मैं आपसे इन्फ्लुएंस लाइन प्लॉट करवाना चाह रहा हूं. लेट्स से मैं कह रहा हूं आई वांट इन्फ्लुएंस लाइन फॉर आर ए. ठीक, इसका मतलब यह है कि मैंने एक लोड, जो कि यूनिट लोड नॉर्मली हम ले लेते हैं, मैं एक यूनिट लोड को पहले लेट्स से यहां रख लूंगा. लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. एक यूनिट लोड पॉइंट ए पे रखूंगा और इस लोड लगाने के बाद आर ए फाइंड करूंगा. ठीक, और उस आर ए की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को मैं यहां प्लॉट कर दूंगा. ठीक है, लेट्स से मैं यहां वन लोड लगा रहा हूं और मैंने इक्वेशंस लगाने की जरूरत हुई, इक्विलिब्रियम की, वो लगा दी. जैसे भी किया मैंने दोनों रिएक्शंस फाइंड कर दिए, बेसिकली आर ए फाइंड किया और आर ए की वैल्यू लेट्स से आ गई 1, तो मैंने यहां पे ऑर्डिनेट प्लॉट कर दिया 1.0. ठीक, ये ऑर्डिनेट कैसे आया, यहां पर इसी लोकेशन पे जहां पे मैं ऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, इसी जगह मैंने यूनिट लोड रखा और आर ए की वैल्यू फाइंड की और उसको वहां यहां प्लॉट कर दिया. नेक्स्ट, मुझे यहां पे वैल्यू चाहिए इस जगह पर, तो मैं इस यूनिट लोड को यहां से मूव करके इधर ले आऊंगा. एट लेट्स से अगर ये टोटल डिस्टेंस L है, तो लेट्स से मैंने 0.1 L पे चाहिए मुझे 1/10 ऑफ द स्पैन फ्रॉम लेफ्ट साइड. यहां पे मुझे इन्फ्लुएंस लाइन फॉर आर ए, इसके ऑर्डिनेट चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, लोड यहां रख लूंगा, जिस लोकेशन पे ऑर्डिनेट चाहिए उसी लोकेशन पे लोड रखूंगा और फाइंड क्या करूंगा, आर ए. हर दफा फाइंड क्या करना है, आर ए, जिसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन प्लॉट हो रही है. लेट्स से मेरे पास आर ए की वैल्यू, मैं अभी थोड़ा सा आपके सामने बेसिक्स करने जा रहा हूं. समेशन, लेट्स से मैं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी कर रहा हूं. ठीक है, लेट्स से मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूं, जो भी आप पॉजिटिव लेना चाहें. तो मैं लिखूंगा आर ए इंटू एल, ये डिस्टेंस एल है. व्हाट नेक्स्ट, माइनस 1.0 इंटू ये डिस्टेंस. ठीक है, एल माइनस 0.1 एल, 0.9 एल. ठीक है, सो एल माइनस 0.1 एल. ठीक हो गया, इक्वल टू 0, और यहां से मैं आर ए फाइंड कर दूंगा. ठीक है, सो ये 0.9 एल है, सो 0.9 एल और डिवाइडेड बाय एल करूंगा तो 0.9 बच जाएगा, 0.9. सो दिस ऑर्डिनेट वुड बी 0.9. अगर मैं जनरलाइज करूं कि मैं एट एनी डिस्टेंस x इसको प्लेस करूं, आर्बिट्रेरी डिस्टेंस x, तो मैं कहूंगा ये डिस्टेंस x है और इसको मैं कहूंगा, या अगर आप कहें तो मैं इसको x ओवर l कर देता हूं कि वो x यानी वो फ्रैक्शन है कि मसलन 1 ओवर l, 2 ओवर l, 3 ओवर l. ठीक है, सो वो उस फ्रैक्शन को मैंने x कह दिया. सो उस केस में, या अगर आप कहते हैं मैं सिंपली x भी कह सकता हूं, चलें इसको x कह देते हैं, जस्ट x. सो दिस वुड बी l माइनस x. ठीक है, सो अब ये l माइनस x हो जाएगा
और आर ए के लिए जनरल इक्वेशन हो जाएगी L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल, जिसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बाई एल। अब इसमें x क्या चीज है? x क्या चीज है इसमें? जिस लोकेशन पे आपको ILD की ऑर्डिनेट चाहिए वो लोकेशन x है और उसी लोकेशन पे आपने यूनिट लोड को प्लेस किया होगा। तो अब आप इसको अगर प्लॉट करना चाहें, अब ये लीनियर फंक्शन है x का, x रेज़ पर 1 है ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप दो एंड पॉइंट्स प्लॉट कर दें, यानी दिस इज फॉर x बिटवीन 0 एंड L, इसका मतलब है x इक्वल टू 0 पे वैल्यू पता चल जाए और x इक्वल टू L पे वैल्यू पता चल जाए, उन दोनों ऑर्डिनेट्स को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो RA is equal to, if you put x equal to 0 it becomes 1 at x equal to 0, और अगर आप RA की वैल्यू यहाँ x की वैल्यू L पुट कर देंगे, यानी आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लोड यहाँ प्लेस हो तो ये रिएक्शन कितना होगा? 0 होगा ना, और इक्वेशन भी यही कह रही है x की वैल्यू L पुट कर देंगे तो 1 माइनस L बाई L मीन्स 1 माइनस 1 0, सो दिस इज 0 एट x इक्वल टू L। ठीक हो गया? सो आई हैव 1 वैल्यू ओवर हेयर एंड 0 ओवर हेयर, सो मुझे बीच में अगर मैं अलजेब्रा यूज करूं तो मुझे बीच में वैल्यूज बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक, सो आई वुड जस्ट से ओके ये तो 0.9 बनेगा ही बनेगा, मैं सिंपली इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेता हूं विद द अदर एंड वैल्यू। अब ये बीच में ये जस्ट एक मैथमेटिकल पार्ट था कि चले मैं किसी भी डिस्टेंस x पे यूनिट लोड रख लेता हूं तो मुझे उस डिस्टेंस x पे मुझे ऑर्डिनेट की जनरल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, अब ये जो वैल्यू है इसका मतलब है ये 1 माइनस x बाई एल है, ये जो ऑर्डिनेट है एट डिस्टेंस x। ठीक है, यानी ये लाइन की जो इक्वेशन है वो ये 1 माइनस एक्स ओवर एल पर r। इसी तरह आप आर बी के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी तरह अगर मैं आपसे कहता कि मुझे इन्फ्लुएंस लाइन फॉर आर ए के, ये तो मैंने इन्फ्लुएंस लाइन फॉर आर ए की बात की है, अगर मैं आपसे कहूं मुझे इन्फ्लुएंस लाइन यही बीम है और मुझे इन्फ्लुएंस लाइन चाहिए फॉर लेट्स से किसी भी जगह पे मोमेंट की वैल्यू, लेट्स से मैं मिड स्पैन ले लेता हूं, लेट्स से पॉइंट सी है, फॉर मोमेंट एट पॉइंट सी। इसका अब क्या मतलब है? क्या करना पड़ेगा मुझे? मैं इसी बीम में यहां पहले लोड रखूंगा और क्या फाइंड करूंगा? मोमेंट एट सी, और वो जो आंसर निकलेगा वो मैं कहां प्लॉट करूंगा? अगर मैं ये प्लॉट करने जा रहा हूं तो मैं कहां प्लॉट करूंगा उसको? ये वाला ऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए लोड यहां रखेंगे ना, जो ऑर्डिनेट फाइंड हो रहा है उधर ही यूनिट लोड लगेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि जहां आपको ऑर्डिनेट फाइंड करना है वहां पर आपको यूनिट लोड प्लेस करना होगा। और फाइंड क्या, यूनिट लोड वहां प्लेस करने के बाद क्या चीज फाइंड करनी है? एमसी, जिसकी आईएलडी प्लॉट हो रही है। So influence line for MC, starting with this point, you place unit load at A and find MC. ठीक है, ऑफ कोर्स वो आपको पता है, वो स्टैंडर्ड स्टैटिक्स का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है कि कहीं पे लोड लगाओ और आपको मोमेंट निकालना पड़े किसी गिवन सेक्शन पे, आप उस जगह सेक्शन काटेंगे और MC फाइंड कर देंगे, ऐसे ही है। तो अब आपने यहां मसलन अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो यहां लोड लग रहा है 1, तो ये रिएक्शन 1 होगा और ये रिएक्शन 0 होगा। सो अगर ये 1 है और वो 0 है तो इस केस में चूंकि अब ये दोनों किल कर रहे हैं फोर्सेस एक दूसरे को, तो आप चाहे इधर से सेक्शन ले उधर से सेक्शन ले, MC कितना होगा? 0। तो इसका मतलब है आप स्टार्ट कहां से कर रहे होंगे? यहां से। अब अगर मैं कोई अलजेब्रा अभी यूज नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं कह रहा हूं एक एक करके मैंने हर लोकेशन पे लोड प्लेस करते जाना है और उस लोकेशन के लिए मैंने ऑर्डिनेट फाइंड करना है
ILC इस इन्फ्लुएंस लाइन का, इन्फ्लुएंस लाइन लिखना था, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लोड को मैं यहां से उठा के यहां प्लेस कर दूंगा। जो भी डिस्टेंस है ये लेट्स से 0.1 L है, मैं अगेन उसी तरह से कर लेता हूं। अब इसके बाद मैंने फाइंड क्या करना है, MC, मोमेंट एट MC। लोड जहां भी प्लेस कर रहे हैं उधर का आप इधर की अब ऑर्डिनेट निकलेगा कैसे ये ऑर्डिनेट, यू हैव टू फाइंड MC। तो इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। कहां लोड प्लेस कर रहे हैं, जहां का ऑर्डिनेट चाहिए, लोड प्लेस हो गया, जिसके लिए ILD प्लॉट हो रही है वो पैरामीटर फाइंड करेंगे, और फिर जहां लोड रखा था उधर आप ऑर्डिनेट को प्लॉट कर देंगे। क्लियर? हर ऑर्डिनेट के लिए 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अब मैं इसके लिए मैं करने की अगर कोशिश करूं तो क्या करूंगा मैं, आई हैव टू फाइंड दिस रिएक्शन, ऐसे ही है, और ये रिएक्शन कितना बनेगा 0.9 और ये 1.0, ये मुझे रिएक्शन फाइंड करने के बाद भी यही पता चलेगा, और पिछली डिस्कशन से मुझे यही पता चला, ऐसे ही है। सो व्हाट नेक्स्ट, MC फाइंड करना है, कैसे फाइंड होगा, अच्छा सॉरी ये 1.0 मैंने लिख दिया, 0.1 हो जाएगा, ये 0.9 0.1, ठीक हो गया। लोड मेरा 1.0 लग रहा है एट 0.1 L फ्रॉम A। MC कितना हो जाएगा, दिस इज L/2, L/2 इंटू 0.1, ठीक है, सिंपल। अब अभी ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बार बार करना पड़ेगा, लेकिन ज़ाहिर है आसान काम है। सो इस जगह वाला जो ऑर्डिनेट है, इस जगह का, ये आपका कैसे फाइंड होगा, अब यहां पे MC की वैल्यू हमें चाहिए 0.1 into 0.5 L, so this would be 0.05 L, ठीक हो गया। so ये ऑर्डिनेट मेरे पास, अभी मैं कहां प्लॉट करूं, इधर प्लॉट करूं या इधर प्लॉट करूं, यहां पर जहां लोड रखा है उधर का ऑर्डिनेट फाइंड हो रहा है। फाइंड कैसे होगा, जो चीज जिसके लिए ILD प्लॉट हो रही है वो फाइंड करके, वैल्यू इसकी है सारी, जितने भी ऑर्डिनेट्स आएंगे। फर्क क्या है, ये वाली वैल्यू आती है जब आप लोड यहां प्लेस करते हैं, ये वाली जितनी वैल्यू है वो तब आती है MC की जब आप लोड यहां प्लेस करें, ठीक है। सो अगेन आई वुड बी एबल टू से कि ये 0.05 L करो, तो मैं बजाय इसके क्या, इस दफा भी मैं अलजबरा को अगर इन्वोक करूं तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कहता हूं यार इसको कहते हैं यार कोई डिस्टेंस L है ये, तो ये रिएक्शंस भी चेंज हो जाएंगे, इस रिएक्शन को हम 1 - x/L कर देंगे, ठीक है, और उस रिएक्शन को x/L कर देंगे, ठीक है। सही, और MC फाइंड कर देंगे। अब ये जो, चलो मैं इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, इक्वेशन क्या बन जाएगी, x और L, ये वाली फोर्स टाइम्स L/2, so this would be x/2, ठीक है। जब x 0.1 L था तो आप 0.1 L यहां पुट करें, उसका हाफ 0.05 L, जो पहले भी आंसर आया था। लेकिन अब इसमें यह है कि दिस इक्वेशन फॉर MC ये कब तक वैलिड है, अगर मैं लोड यहां प्लेस करूं वैलिड है, 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 यहां प्लेस करूं बिल्कुल MC के ऊपर प्लेस कर दूं अब भी वैलिड है। लेकिन अगर यहां आ जाऊंगा फिर मैं कहूं ये है x, इधर आ गया हूं, अब C से राइट साइड पे आ गया हूं, अब वैलिड है नहीं, अब वैलिड नहीं है, क्योंकि अब जब मैं सेक्शन यहां पे काटूंगा तो यहां वाला जो रिएक्शन है x/L ये L/2 है, ये पॉइंट C है, ठीक है। तो मेरे पास एक इस लोड का जो यूनिट लोड है, ये भी बीच इसकी भी इसका मोमेंट भी आ जाएगा। पहले जब मैं यूनिट लोड मेरा C से इस तरफ कहीं भी लगा होता था और मैं यहां सेक्शन काट लेता था तो ये नहीं आता था बीच में,
सिर्फ ये रिएक्शन फोर्स और ये लीवर आर्म, बस ये आ जाते थे, इसका इसी का मोमेंट होता था। अब मैं लोड को जैसे ही सी से इस तरफ प्लेस कर रहा हूं तो मेरी इक्वेशन वही नहीं रह सकती, अब मेरी इक्वेशन के अंदर एक और टर्म भी ऐड अप हो जाएगी। इसका मतलब ये कि ये जो मैंने इक्वेशन पहले लिखी हुई है ये इक्वेशन वैलिड है व्हेन x इज बिटवीन 0 एंड l/2। हाँ, जब तक कि मैं c से इस तरफ था, और c से इस तरफ कैसे रह सकता था, जब तक कि x l के से ग्रेटर ना हो जाए या मैक्सिमम ये कि इक्वल हो जाए, c के एग्जैक्टली ऊपर आ जाए। ठीक, मेक सेंस? अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, अब अगर मैं ये इक्वेशन वैलिड नहीं है फॉर x ग्रेटर देन l/2 तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डेवलप अनदर इक्वेशन व्हिच वर्क्स फॉर x बिटवीन l/2 एंड l। ठीक है, सो वो इक्वेशन कैसे बनेगी, यही इक्वेशन x/l इंटू l/2 ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ में एक और टर्म ऐड अप हो जाएगी, mc वुड देन बी इक्वल टू x/l इंटू l/2, जैसे पहले लिखा हुआ था वो उसी तरह लिख दिया, बट -1 इंटू, अब ये कितना होगा, अगर मैं x ये है, इफ दिस इज कॉल्ड x, जहां पे मैं यूनिट लोड प्लेस कर रहा हूं, अगर इस डिस्टेंस को मैं x बोल रहा हूं और ये डिस्टेंस l/2 है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, बड़ा डिस्टेंस x है उसमें से x माइनस l/2, सो 1.0 इज द फोर्स, x माइनस l/2 इज द लीवर आर्म। अब ये जो इक्वेशन सिंप्लीफाई करके मैं बना दूंगा, दिस विल बी वैलिड व्हेन x इज बिटवीन l/2 एंड l, यानी जब तक मैं c से राइट साइड पे हूं, l/2 से लेके l तक, इसके लिए मेरे पास अब ये अलग से इक्वेशन है, सिंप्लीफाई आप कर लेंगे तो आपको उसी तरह से वो x/2 माइनस समथिंग, अगेन यू विल बी एबल टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। सिंप्लीफाई जो भी आप फॉर्म बनाने से वो बना सकते हैं, इसी को यूज करना चाहे इसी को यूज कर लें। बट अगेन दीज टू आर लीनियर फंक्शन, जो मैं अगेन बार बार आपको एक बात बता रहा हूं, x इक्वल टू mc इक्वल टू x/2 लीनियर फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 0 और l/2 पे इसकी वैल्यूज फाइंड करके स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगा तो मेरा हाफ ILD प्लॉट हो जाएगी। सो x इक्वल टू l/2 पे इसका आंसर क्या बनेगा, सॉरी x इक्वल टू 0 पे क्या बनेगा, 0, सो आई विल स्टार्ट विद 0, ओके, आई विल स्टार्ट विद 0, और l/2 पे क्या बन जाएगा, x की जब मैं l/2 वैल्यू प्लेस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, l/4, 0.25 n। इसका मतलब है यहां पे एट c l/2 पे जो ऑर्डिनेट है वो है 0.25 l, या l/4 जी। इस फंक्शन में अगर मैं 0 पुट करता हूं x की वैल्यू, क्या आंसर बनेगा, 0/2 0। अगर मैं l/2 प्लेस करूंगा तो l/2 का हाफ l/4, x की जगह l/2 प्लेस कर दूंगा तो क्या आंसर बनेगा, l/4 बनेगा ना, तो l/4 को मैंने 0.25 l लिख दिया। ठीक है, इस पे आ जाए, इसी यहां पे जनरली स्पीकिंग कहां पे प्लॉट करेंगे, जहां पे x लोकेशन पे, क्योंकि x लोकेशन, x हमारी यूनिट लोड की लोकेशन बता रहा है, और जहां यूनिट लोड होता है उधर ही ऑल्टरनेट प्लॉट होता है। दिस इज गुड क्वेश्चन कि हम प्लॉट कहां करें, ये सबसे बड़ा एंड में भूल जाता है कि ये रिलेट कैसे करना है इसको। ठीक है, जब हमने x हम क्या चीज डिफाइन किया, x को किस लिए यूज किया, यूनिट लोड की पोजीशन बताने के लिए कि यार क्या कि हम 0.1l 0.2l 0.3l करते जाए, लेट्स कॉल इट x आर्बिट्रेरी डिस्टेंस। ठीक है, सो वो x क्या था, यूनिट लोड की पोजीशन, जहां यूनिट लोड लगता है उधर कहीं ऑर्डिनेट प्लॉट होना होता है। वैल्यू कैसे फाइंड होती है, जिस पैरामीटर के लिए ILD प्लॉट हो रही है वो फाइंड करें, वापस आए प्लॉट करें उस जगह पे। ठीक,
सो हमने ये वैल्यू x की एक दफा 0 पुट की तो हमने ILD x इक्वल टू 0 पे प्लॉट किया, दूसरी दफा x की L/2 वैल्यू प्लेस की तो हमने L/2 पे ऑर्डिनेट प्लॉट कर दी। अब इस इक्वेशन पे आ जाएं, अगर आप L/2 वैल्यू रखेंगे तो वही आंसर निकलेगा जो पिछले से निकला था। फॉर इंस्टेंस करके देख लें, अगर मैं इसको करता हूं, दिस इज x/2 माइनस x plus L/2 which will become minus x/2 plus L/2. I think I'm right. ठीक है, ऐसे ही है, which can be written as L minus x/2. ठीक है, easier I think to solve in this way. अब अगर आप x की वैल्यू L/2 प्लेस कर देंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप L/2 प्लेस कर देंगे तो क्या आंसर निकलेगा? L minus L/2 divided by 2. अब ये क्या बनेगा? L/2 divided by 2 which makes L/4 which is 0.25 L. सेम आंसर, इसका मतलब है क्यों? क्योंकि x इक्वल टू L/2 पे आप ये वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते थे, ये वाली भी यूज कर सकते थे L/2 पे, so it's a continuous function, एक कॉमन वहां पे x की वैल्यू है जहां पे आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते थे। सो अगर आप x की वैल्यू इसमें L पुट कर देंगे, x की वैल्यू L पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा? 0, L माइनस L/2, 0/2, 0। सो इसका मतलब है यहां भी क्या है, ये 0। सो और अगेन ये स्ट्रेट लाइन होगी। सिमिलर प्रोसेस हम शेयर के साथ भी कर सकते हैं। और फिर हमने लास्ट टाइम हमने एलिमेंट्री स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि ये तो है बेसिक मेथड। बेसिक मेथड का मतलब है मैं हर दफा या एक्चुअल में जैसे 0.1L, 0.2L, 0.3L डिफरेंट लोकेशंस पे लोड प्लेस करता जाऊंगा और जो पैरामीटर के लिए ILD प्लॉट हो रही वही बार बार फाइंड करके प्लॉट करता जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड बेसिक मेथड। ठीक है, बाय द वे मुझे आज के लिए दिन के लिए ये ज्यादा आपको रिवाइज करवाना जरूरी था। क्विक, जो लास्ट टाइम हमने वर्चुअल वर्क बेस्ड मेथड पढ़ा था वो क्या था? वो ये था कि हम मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बना के डिफ्लेक्टेड शेप प्लॉट कर दें, वो हमारे पास ILD की शेप बन जाएगी। फॉर इंस्टेंस हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेट्स से अगेन, और मैं आपसे कहता हूं मुझे ILD फॉर RA चाहिए, ILD फॉर RA, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं ये सोचूंगा कि इस बीम में, प्लीज पे अटेंशन, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि इस बीम में RA क्यों डेवलप हो रहा है। आपको पता है रिएक्शंस कब डेवलप होते हैं? जब कोई डिस्प्लेसमेंट रिस्ट्रेन होती है, तब जाके वो रिएक्शन, इसलिए उसको हम सपोर्ट बोलते हैं कि वो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट को रेस्ट्रेन कर रहे होते हैं। इसीलिए रिएक्शंस का दूसरा नाम रेस्ट्रेंट्स भी बोलते हैं, रेस्ट्रेंट्स, किसी न किसी डिस्प्लेसमेंट को रेस्ट्रेन कर रहे होते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू आंसर इज कि why is RA developed, क्यों ये डेवलप हो जाता है? ठीक है, इसका दूसरा मतलब ये which displacement is restrained, जिसकी वजह से RA डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये मैं आपको कंप्लीट थॉट प्रोसेस बता रहा हूं कि इस तरह से आपने प्लॉट करनी। So why is RA developed? Which displacement is restrained, जिसकी वजह से RA डेवलप हो जाता है? सॉरी, इस बीम में RA क्यों डेवलप, आप क्यों कहते हैं कि यहां पर रिएक्शन डेवलप हो जाता है? सॉरी, A पॉइंट पे इसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट किया हुआ है, एक रेस्ट्रेन किया हुआ है, इस वजह से ये RA डेवलप हो रहा है। अगर आप वो रेस्ट्रेन हटा देंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट अलाउ कर देगा, फिर रिएक्शन ही डेवलप होगा, या रिएक्शन डेवलप हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। ठीक हो गया? सो फर्स्ट थिंग यू हैड टू डू वाज टू आइडेंटिफाई कि कौन सी डिस्प्लेसमेंट रेस्ट्रेन हो रही थी जिसकी वजह से ये पैरामीटर डेवलप हो रहा था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ इज, in fact that you need to do is allow that displacement, वो जो डिस्प्लेसमेंट
रेस्ट्रेंट थी, जो प्रिवेंटेड थी, जिसकी वजह से RA डेवलप हो रहा था, उसको आप क्या कर दें, अलाउ कर दें। ये इसका मतलब क्या होगा, कैसे अलाउ होगा? इसका मतलब ये कि आप स्ट्रक्चर को कुछ मॉडिफाई करेंगे तभी जाके वो अलाउ होगा ना। फॉर इंस्टेंस इस केस में आई वुड से इस केस में आई हैव टू डू सम चेंजेस टू द गिवन स्ट्रक्चर। इसका मतलब यह है कि या तो कोई ना कोई सपोर्ट बिल्कुल ही हटा देनी पड़ेगी, या हो सकता है कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, हमें वो चीज अलाउ करनी है जो प्रिवेंट हो रही थी। सो इस केस में मैं, चूंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर बीम के केस में when the lateral load, when longitudinal loading is absent, तो horizontal displacement doesn't mean anything for us, इसलिए मैं कह रहा हूं इस सपोर्ट को आप पूरा ही हटा दें, अब ये अलाउ हो गई है। वैसे टेक्निकली स्ट्रिक्टली अगर फॉलो करना हो तो मैं कहूंगा कोई ऐसी सपोर्ट बनाएं जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अलाउ करे बट हॉरिजॉन्टल अलाउ ना करे। मोर स्ट्रिक्टली मैं ऐसे कहता, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी मैं कह रहा हूं कि ओके लेट्स अलाउ, क्योंकि लोडिंग सिर्फ हमारी इस वक्त वर्टिकल लोडिंग अंडर कंसिडरेशन है, इसलिए मैं कहूंगा चलो लेट्स रिमूव ऑल ऑफ दैट सपोर्ट। ये जो मेरे पास चीज बन गई इसको मैं कह रहा हूं मॉडिफाइड स्ट्रक्चर। इसका इस स्ट्रक्चर से और कोई ताल्लुक नहीं, जस्ट बीच में हमारी टेक्निक करने जा रहे हैं जिसके लिए हमने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया, और ये कोई प्राइमरी स्ट्रक्चर नाम की चीज नहीं है, बस ये एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है जिसमें हमने ये काम कर दिया, अलाउ दैट डिस्प्लेसमेंट जो कि पहले प्रिवेंटेड। नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज अप्लाई यूनिट वैल्यू ऑफ RA। इसमें RA जो है ना वो एक जनरल चीज है, प्लेस होल्डर है, यानी हर दफा RA की नहीं, जिसके लिए ILD प्लॉट हो रही है हर दफा आगे MC की बात होगी तो जहां जहां RA लिखा है वहां वहां आप MC लिख देंगे। सो लेट्स कीप इट जनरल। सो नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, इस अप्लाई यूनिट वैल्यू ऑफ RA टू द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर। वो जो स्ट्रक्चर मॉडिफाई करके आपने बना दिया ना, नेक्स्ट स्टेप में आप उसको यूनिट वैल्यू अप्लाई कर दें। यानी पहले आपने वो रास्ता खोला जिससे डिस्प्लेसमेंट हो सके, और फिर आपने कहा कि अब इसी जगह पर आप यूनिट वैल्यू अप्लाई कर दें RA की। बाय द वे यूनिट वैल्यू ना भी हो, कोई भी वैल्यू हो तो आपको बस RA अप्लाई कर देना है। So this was step number 1. Step number 1, just pondering, figuring out the displacement. Step number 2, modified structure. By doing this, step number 3, you apply unit value of that parameter to the modified structure. Step number 4 is डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द स्ट्रक्चर, बल्कि ये ना ही लगाएं ताकि आपको समझ आए। डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू दिस यूनिट वैल्यू ऑफ RA, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर की डिफ्लेक्टेड शेप बाय द वे। ओके, सो मैं लिख देता हूं यहां पे आपके लिए, ड्रॉ द deflected shape of the modified structure। ये भी याद रखिएगा, modified structure की deflected shape of the modified structure subjected to unit value of RA।
अभी तक हमने कहीं भी ILD की बात नहीं की, जस्ट कहा आइडेंटिफाई द डिस्प्लेसमेंट जिसकी वजह से RA प्रोड्यूस हो रहा था। सेकेंड हमने कहा अलाउ दैट डिस्प्लेसमेंट, मेक द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर। थर्ड हमने कहा अप्लाई यूनिट वैल्यू ऑफ RA टू द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, ILD का जिक्र अभी भी नहीं आया। फोर्थ हमने कहा ड्रॉ द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू यूनिट वैल्यू ऑफ RA, ILD का जिक्र अभी भी नहीं आया। अब हम कह रहे हैं फिफ्थ स्टेप में दिस डिफ्लेक्टेड शेप is the shape of the ILD for RA in the given structure। वो जो शुरू में हमें बीम गिवन है उसके लिए, उसमें RA के लिए So fifth step is just knowing that this deflected shape, displaced shape भी आप कह सकते हैं, deflected, इसको इसमें डिफ्लेक्शंस तो कोई नहीं है, जस्ट इस केस में रिजिड रोटेशन है बीम की, क्योंकि ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर था। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का मतलब है बस उतने ही सपोर्ट से जितने के स्टेबिलिटी के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड है, उस कोई भी एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं। जैसे भी कोई भी सपोर्ट आपने हटा दी स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमने जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बनाने के लिए सपोर्ट हटाई थी उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर अनस्टेबल था, तो हमने हमारा स्ट्रक्चर एज अ होल ऐसे रोटेट हुए। इसके अंदर कोई कर्वेचर नहीं है, स्ट्रेट ही है बीम, बस ओवरऑल इसने रोटेट किया है। समझ रहे आप? सो डिफ्लेक्टेड का वर्ड थोड़ा सा आपको यहाँ पे काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल लग सकता है, बट आगे आपको डिफ्लेक्टेड का वर्ड ही बेहतर सूट करेगा। सो वी वुड कॉल इट डिफ्लेक्टेड, अदरवाइज यू बेटर कॉल इट डिस्प्लेस्ड पोजीशन। सो दिस डिफ्लेक्टेड शेप इज इक्वल टू शेप ऑफ द ILD। ये फिफ्थ पॉइंट बस सिर्फ इस बात को समझना है कि बस ये जो रिफ्लेक्टेड शेप बन गई यही इस बीम में RA के लिए ILD है, ILD की शेप है, सॉरी ठीक है। शेप होने का क्या मतलब होता है? मसलन ये ट्रायंगल है ना, अभी मुझे इसकी वैल्यूज नहीं भी पता, मैं कहूं यार मुझे इतना पता है कि इसकी शेप एक ट्रायंगल है, हो सकता है वो ऐसी शेप, इस तरह का स्केल हो उसका, हो सकता है इस तरह का हो, ये सारी शेप एक ही है ना, स्केल का फर्क है, एक छोटा एक बड़ा एक उससे बड़ा, स्केल एक ही है। इसका मतलब क्या है कि इधर जो भी ऑर्डिनेट, मसलन ये ऑर्डिनेट है ना, इस ऑर्डिनेट को किसी सारे ऑर्डिनेट्स को एक स्केल से, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, स्केल अप हो जाएगा, शेप वही रहेगी, ऑर्डिनेट स्केल अप हो जाएंगे। या उससे भी बड़े से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा। मैं मिसाल दे रहा हूं कि ये कोई भी ऑर्डिनेट, ये कोई यहां पे अगर ये ऑर्डिनेट लेट्स से इसकी वैल्यू थी कोई भी आप वैल्यू कह लें x या y, चलो मैं y कह देता हूं, ये अगर y है तो लेट्स से ये y का सर्टेन फैक्टर है, लेट्स से ये 2 टाइम्स y है और ये लेट्स से 4 टाइम्स y है, ये वाला ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये शेप सेम कब रहती है? जब आप एक, मसलन मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, एक फंक्शन है, जनरल एक मैथमेटिक्स एग्जांपल दे रहा हूं, एक फंक्शन है fx जिसको आपने ये कह दिया 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7। मैं आपसे कहता हूं एक और फंक्शन है नया वाला जो कि 3 टाइम्स यही फंक्शन है। आप ग्राफ प्लॉट करके देखिएगा, इसकी शेप में और इसकी शेप में कोई फर्क नहीं होगा, बस क्या होगा, इसका हर ऑर्डिनेट उस वाले के ऑर्डिनेट से कितने टाइम बड़ा होगा? 3 टाइम्स, बस वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, शेप सेम रहेगी। यानी इस एक कांस्टेंट स्केल से एक फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देने से उसकी शेप नहीं चेंज होती, उसका साइज ऊपर नीचे हो जाता। समझ ना मेरी बात? सो ये हमें शेप पता चली है, हमें नहीं पता कि इसमें ये ऑर्डिनेट कितना है, इसके लिए आपको पता है, फिर हमें कैलिब्रेट करना पड़ता है। यार ये स्ट्रेट लाइन इस केस में आसान है,
स्ट्रेट लाइन है ना, कहीं ये 0 है हमें पता है, बस ये पता, कहीं एक भी ऑर्डिनेट पता चल गया तो हमें आइडिया हो जाएगा कि बाकी ऑर्डिनेट्स कितने हैं। बाकी तो फिर हम स्लोप यूज करें, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यूज करें, हमें सारे ऑर्डिनेट्स नोन हो जाएंगे। फॉर इंस्टेंस मैं कहूंगा ये वाला सबसे आसान है, ये 1 बनता है, मैं लोड यहां रखता हूं, यहीं पे 1 लोड रखता हूं, तो ये रिएक्शन 1 ही बनेगा, सारा लोड इसी को ट्रांसफर हो जाएगा, वहां कोई रिएक्शन नहीं जाएगा, तो लिहाजा मैं कह दूंगा ये 1 है, ये वाला ऑर्डिनेट 1 है। अब आपके मजे हो गए, आपको पता चल गया शेप यही है, ये 1 है, ये 0 है, अब आप बीच में कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ऐसे ही है, सिंपल। सो दिस इज फॉर अ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज फॉर अ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। सो